हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 फिजिक्स सेट 346 बीटी, इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है ये मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। इसको आप देखें और इसका फायदा उठाएं। सेट है 346 बीटी 2023। क्वेश्चन नंबर 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो ये देखिए c बराबर होता है 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहां से c मिल जाएगा। c जो है प्रकाश का वेग होता है, तो जब c प्रकाश का वेग है तो प्रकाश का वेग यानी वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ख है। समीकरण E बराबर PC, जहां E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। तो ये सिर्फ फोटान के लिए, क्योंकि फोटान का वेग प्रकाश के वेग से चलता है, यानी फोटान जो प्रकाश के वेग से चलता है। जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है, तो देखिए धातु की चालकता घट जाती है और अर्धचालक की बढ़ जाती है। कैसे? चालकता के लिए सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/ρ बराबर n² टाउ बाई m। जब ताप बढ़ता है तो टाउ का मान घटता है, जब टाउ घटेगा तो सिग्मा जो है घटेगा। लेकिन अर्धचालक के केस में टाउ घटने के साथ साथ n का मान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु की चालकता तो घटती है लेकिन अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। घ, दर्शाए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि डायोड जो है पश्च अभिनत में है। डायोड जो है पश्च अभिनत में, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके N से जुड़ा हुआ है, यानी रिवर्स बायस में हो गया, तो इसमें कोई धारा नहीं होगी। जब धारा नहीं होगी तो अब इस परिपथ में जो प्रतिरोध होगा ये सिर्फ 10 ओम काम करेगा, अर्थात RAB का मान होगा 10 ओम। एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है, अब देखिए यहां पर दिया गया है कि स्थानांतरण किसमें कम होता है, तो डोपिंग जो है सबसे कम किसमें होती है, तो देखिए उत्सर्जक में सबसे अधिक होती है। उत्सर्जक जो होता है वह हाईली डोप्ड होता है, संग्राहक उससे कम होता है, लेकिन जो आधार होता है उसमें सबसे कम अपद्रव्य इंप्योरिटी मिलाई जाती है, तो आधार में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है। अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, देखिए क्योंकि अमीटर की अपनी कुंडली का भी कुछ प्रतिरोध होता है, अतः अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। फलस्वरूप परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है, जिस कारण अमीटर द्वारा मापी गई धारा का मान सदैव मापने वाली धारा से कम होता है। इसका मतलब है कि जब अमीटर का प्रतिरोध कम होगा तो यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। इसका मतलब कि जो अंतर आता है माने नापने में, जो एकदम एक्यूरेट पढ़ने का, यह थोड़ा अंतर कम हो जाता है, यानी यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। दूसरे का क, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। 6C12 और 6C14 में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। 1 AMU द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा निकलती है। वैद्युत क्षेत्र E एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और नार गेट की तर्क प्रतीक बनाइए और इसकी सत्यता सारणी लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग, इसके लिए आपने पढ़ा है कि L बराबर होता है NH/2π, तो N बराबर यहां पर हो गया 1, तो 1 × H/2π दैट इज H/2π। लेंस का प्रकाशिक केंद्र, तो लेंस में स्थित वह भाग जहां से प्रकाश अपवर्तन के पश्चात सीधी पार कर जाए, यह लेंस के मध्य में स्थित होता है। 2 का ग, 6C12 यानी 6C12 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 12 - 6 6 हो गए। इसी तरह से 6C14 में इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 - 6 यानी 8। तो इसमें भी प्रोटॉन 6 हैं और इसमें भी प्रोटॉन 6, तो दोनों में प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर है, इसमें 6 है और इसमें 8, यानी अंतर हो गया
2 का। 1 AMU द्रव्यमान क्षति से ऊर्जा 931.25 MeV भी निकलती है। तो सिंपली हम इसे 931 MeV भी कहते हैं। दूसरे का अंग है वैद्युत फ्लक्स फाई, E और A दिया गया है, तो फाई बराबर होता है E डॉट A। तो E का मान है 3I + 4J डॉट 10I। अब इसमें J है नहीं, तो 10 × 3 30 और J का कोफिशिएंट यहां पर 0 दिया गया था, एक में 4 दिया है, तो यह आ गया 0, यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 2 के 6 में नार गेट का जो है, नार गेट का ये आपको सिंबल बनाना है, तो आर गेट और यहां पर बबल बना देते हैं तो हो गया नार। अब आर गेट जोड़ने का काम करता है, तो A + B बनता है, बार लग जाएगा। अब यहां पर ये देखिए, ये इसकी सत्यता सारणी है, 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन ये इसको इन्वर्ट करके 1 दे देगा, बाकी में सब में 1 आएगा तो ये 0 दे देगा। तीसरे के क में दिया गया है E का मान -13.6 N²/Z² EV ये होता है। तो हीलियम आयन के प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए Z का मान 2 होगा, N का मान 2 होगा, तो E बराबर, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो -13.6 EV। ये पूछा गया था कि He+ के प्रथम उत्तेजित अवस्था में कितनी ऊर्जा होगी। तीसरे के ख में है अपवाह वेग की परिभाषा लिखना है और I बराबर NeAVD प्रूफ करना है। तो अपवाह वेग क्या होता है? अनुगमन वेग, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म न्यूनतम वेग या नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। यदि चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, चालक में प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, चालक के सिरों पर विभवांतर V और अपवाह वेग Vd हो, तो चालक में कुल मुक्त आवेश Q बराबर एकांक आयतन में और गुणे आयतन, तो ये हो गया NaL × E। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा चालक को पार करने में लिया गया समय, तो पूरी लंबाई L है, Vd वेग से जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल L/Vd। अब इस मान को यहां पे रख देंगे, तो चालक में प्रवाहित धारा होती है I = Q/T, तो Q की जगह पे NaLe और T की जगह पे L/Vd। Vd ऊपर चला जाएगा, L से L कट जाएगा, NeAVd। तीसरे का ग है विद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर विभव के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ये हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद अब आप इस बिंदु P पर निकालेंगे प्लस के कारण और माइनस के कारण, फिर इसका नेट निकालेंगे। तो इस चित्र के अनुसार इस प्लस Q के लिए Q/4πε0 R-L हो जाएगा और माइनस के लिए R+L हो जाएगा। अब कुल विभव दोनों के लिए ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे ये बीजगणितीय सम होगा, तो यहां पर जब जोड़ेंगे आप, तो इसको ये सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देखिए मिलेगा 1/4πε0 2QL/R² - L²। Q × 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसकी जगह पर हो गया P। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगाना होगा। R² का मान जो है L² की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पर L² को इग्नोर कर सकते हैं। तो 1/4πε0 P/R² वोल्ट। यह अदिश राशि है, इसलिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे का घ, द्रव्य तरंगे क्या होती है और सूत्र पूछा गया डी ब्रॉगली का समीकरण। तो जब भी कोई द्रव्य कण गति करता है तो उस कण से संबंधित तरंग होती है, इसे ही द्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को डी ब्रॉगली तरंग भी कहते हैं और डी ब्रॉगली तरंगों की तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण है λ = h/p। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है एक धातु का कार्यफलन दिया गया है। इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरणपुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना, बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या और μ0 का मान निकालना है। इसी तरह से घ में दिया गया है कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है, तथा ये दिया गया है
अंग पार्ट में कि चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत एल लंबाई की धात्वीय छड़ को अपने ही तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने पर छड़ के सिरों पर मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो देखिए, क्रांति कोण किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांति कोण कहलाता है। ये फिगर होगा। प्रकाशिक तंतु की क्रियाविधि, ऑप्टिकल फाइबर। तो जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर से गुजरने लगता है। इसका तंतु और क्लैडिंग के अंतरापृष्ठ के से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। इस प्रकार कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश अंत में दूसरे सिरे से उतनी ही तीव्रता के साथ बाहर निकल जाता है, यानी इसमें किसी प्रकार की हानि, ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो ये इस तरह का फिगर, ये इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के और ये बाहर की तरफ निकलता है। ख में दिया गया है कार्यफलन का मान 2.5 × 10⁻⁹ जूल। न्यू जो प्रकाश की आपतित आवृत्ति है यह 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है और संस्तब्ध विभव का मान पूछा गया है। अब देखिए, E बराबर होता है h न्यू, तो h का मान है 6.6 10⁻34 और न्यू का मान है 6 × 10⁻14। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3.96 10⁻19 जूल। अब यहां पर जो कार्यफलन है यह 2.5 × 10⁻9 जूल है और जो ऊर्जा यह प्रकाश की है यह 3.96 10⁻19 जूल है। यानी यहां पर E का मान जो है W से बहुत ही कम है, जो टोटल ऊर्जा है उसके कार्यफलन से कम है। इसका मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि E के बराबर होता है EV0 और उससे V0 निकालेंगे तो इसका मतलब है कि ये अनंत होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में या तो ये पावर में मिसप्रिंटिंग है या फिर इसका आंसर ये होगा। अगर इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है तो ये हो सकता है कि देखिए, ये जो W का मान है कार्यफलन का 10⁻9 के बजाय -19 होगा। तो उस स्थिति में न्यू का मान और ये संस्तब्ध विभव, तो देखिए E के बराबर होता है h न्यू माइनस W। तो इससे जो है ये मान निकालेंगे, मान जब ये निकालेंगे रख करके वैल्यू तो ये आएगा 1.46 10⁻19 जूल। तो E के बराबर इतना हो गया। अब E के बराबर होता है EV0, तो इससे जो है V0 का मान हो जाएगा ये 1.46 10⁻19 अपान 1.6 10⁻19। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.9125 वोल्ट। तो यहां जो संस्तब्ध विभव मिलेगा यह 0.9125 वोल्ट यानी 0.91 वोल्ट मिलेगा। 4 का ग है बायो-सेवर्ट नियम। ये फिगर बनता है, इसमें आप जानते हैं जैसा कि किसी चालक के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी μ0 अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r² होता है। अब जो है किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर इस सूत्र की सहायता से μ0 का मान निकालना है। तो डेल्टा बी बराबर ये सूत्र लिखेंगे तो इससे μ0 बराबर ये मान रखेंगे डेल्टा बी इंटू 4 पाई r² अपन आइडियल साइन थीटा। इसका मान हो गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये कट करके न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहां से देखिए ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये एम कट जाएगा n और ये बटा ए तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये μ0 का मात्रक हो जाएगा। चार घ, इसमें म्यू का मान दिया गया 1.732 यानी ये होता है √3। समबाहु प्रिज्म है तो जो प्रिज्म का कोण है ए बराबर 60 डिग्री होगा। ए बराबर ये 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ए बराबर 2r होता है। तो जब ए बराबर 2r होता है तो r बराबर a/2 तो 60/2 यानी 30 डिग्री। ये 60 है, कट पेस्ट में ये कहीं गायब हो गया। तो म्यू बराबर होता है साइन i अपान साइन r, तो ये बराबर हो गया √3। म्यू का मान √3 दिया गया है। साइन i बराबर √3 इंटू साइन 30।
साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया √3/2, और √3/2 मान होता है साइन 60 का, तो साइन 60 हो गया। सो साइन आई बराबर साइन 60, तो आई बराबर 60 डिग्री आ गया। अल्पतम विचलन कोण के लिए सूत्र डेल्टा एम इक्वल्स टू 2i माइनस ए, तो इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 × 60 माइनस 60 यानी 120 माइनस 60 बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से आपतन कोण मिल गया 60 डिग्री और अल्पतम विचलन कोण भी 60 डिग्री। 4 का अंग, एक L लंबाई की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो इसके सिरों पर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये फाइंड करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी में L लंबाई की छड़ को इसके एक सिरे के परितः एक चक्कर पूरा करने में तय किया गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसकी लंबाई L है, तो L त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता, तो आर की जगह पर हो गया L, तो ये हो गया पाई L स्क्वायर। इस क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाई बराबर बी इंटू ए का मान पाई L स्क्वायर, तो बी इंटू पाई L स्क्वायर हो गया। L लंबाई की छड़ एक चक्कर में फाई चुंबकीय फ्लक्स काटती हुई घूर्णन गति कर रही है, तो इसके सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E बराबर फाई इंटू छड़ के प्रति सेकंड चक्करों की संख्या n, क्योंकि जितने ज्यादा चक्कर लगाएगा उतने ही अधिक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो E बराबर बी इंटू पाई L स्क्वायर इंटू n बराबर हो गया ओमेगा अपान 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो मिल जाएगा 1/2 ओमेगा बी L स्क्वायर। 5 का क, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये हो क्वेश्चन। ख में है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का मान व्यंजक ज्ञात कीजिए और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए, ए का मान बताना है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, अथवा ये न्यूमेरिकल पार्ट है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र E दिया गया है और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं 50 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन में x अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त कीजिए। इसी तरह से इसका अगला पार्ट है कि यदि ड्यूट्रॉन नाभिक और अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.25 MeV और 7.4 MeV है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। ट्वाइस ऑफ 1H2, ये 2He4 प्लस Q। तो चलिए 5 का क पहले देखते हैं। 5 के क में देखिए पहला दिया गया अवतल लेंस की फोकस दूरी f1 माइनस 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f2 प्लस 30 सेंटीमीटर, दोनों लेंसों के बीच की दूरी d 15 सेंटीमीटर। अब यह कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनेगा अनंत पर। तो जब यह अनंत पर बनेगा तो यह तभी संभव है जब अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उत्तल लेंस के फोकस पर बने। यानी अगर इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस 30 सेंटीमीटर होगा, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात अवतल लेंस के सामने यह 15 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब अवतल लेंस के सामने जो है 15 सेंटीमीटर पर बने। तो इस तरह से 1/f1 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो f1 का मान हो गया 20 अवतल के लिए और v का मान ये लेफ्ट साइड ही बन रहा है इसलिए -15 और ये -1/u, तो ये 1/f1 ये 1/u इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/20। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, -4 प्लस 3/60 -1/60 यानी u बराबर -60 सेंटीमीटर। अर्थात उत्तल लेंस के सामने अवतल लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब देखिए फिगर कुछ इस तरह से होगा। अब इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये 60 पर रखा गया है, तो इसका जो इमेज है अवतल के द्वारा बनेगा यहां पर,
और यह जो है इसका जो इमेज है इसके द्वारा फाइनल बनाया जाएगा। तो यहां से जो किरण जाएगी, ये देखिए यहां के लिए जो बनाया गया, देखिए ये किरण जा रही है और ये फिर अपवर्तन के पश्चात इससे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस पे इसके आ रही है। दूसरी किरण को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, तो दोनों जहां कट करेंगे वहां पर इमेज बनेगा। अब यह इमेज जो है इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो ये जब वस्तु का काम करेगा तो अब यहां से जो किरण आएगी, ये देखिए फोकस से आ रही है, इसके उत्तल लेंस के फोकस से आ रही है। तो जब इसके फोकस से आ रही है तो एक किरण जो है ये फिर फोकस से होकर के जाएगी और जो दूसरी किरण है यह इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, यानी ये अनंत पर बनाएंगे। तो ये इसका डायग्राम होगा। 5 का ख। 5 के ख में पूछा गया है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो ये इसका डायग्राम है, ये आपको खींचना होगा डायग्राम। अब इस डायग्राम के आधार पर आपको ये प्रूफ करना है सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र। तो वस्तु AB द्वारा, चित्र के अनुसार है ये, वस्तु AB द्वारा आंख पर जो बना दर्शन कोण है अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा का मान बहुत कम है इसलिए tan अल्फा लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा AB/D। अंतिम प्रतिबिंब A'(B') जो बन रहा है इसके द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण होगा यह बीटा, तो tan बीटा लिख सकते हैं A'(B')/A'। अब आवर्धन क्षमता या जो कोणीय आवर्धन है इसके लिए m बराबर बीटा/अल्फा होता है। तो इससे जब ये मान रखेंगे तो ये मान आएगा A'(B')/AB इंटू D/A'। रेखीय आवर्धन H2/H1 होता है, तो इससे A'(B')/AB जो कि प्लस VO/-UO के बराबर है। तो इसलिए ये A'(B')/AB का मान यहां से निकल गया। इस मान को इसमें पुट कर देंगे तो, और A'(B') की जो नेत्रिका से दूरी ये है वह -UV के बराबर है। इन तीनों वैल्यू को पुट करने पर ये मिल जाएगा m बराबर -VO/UO माइनस D/-UV, माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया, फिर भी माइनस रह गया तो -VO/UO D/UV, यह आवर्धन के लिए सूत्र हो गया। अंतिम प्रतिबिंब A'(B') नेत्रिका से D दूरी पर बनता है, तो नेत्रिका के लिए ये V बराबर -D, U बराबर -UV, F बराबर +FE, इसको रख देंगे। तो इससे हम जो है D/UV की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब D/UV की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 + D/FE आएगा। इसको जो आवर्धन का जो सूत्र आया था m बराबर -VO/UO D/UV, इसमें पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा -VO/UO 1 + D/FE। यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र है जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर। 5 का ग। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? तो ये आपने पढ़ा है कि जब चार प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से प्रदर्शित हों, तो संतुलित अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, अर्थात P/Q बराबर R/S। अब इसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया गया, देखिए 20 ओम 20 ओम 20 20 20 और ये बीच में 10। अब आप देख रहे हैं कि यहां से जो धारा जाएगी, जब धारा जाएगी तो धारा यहां दो भागों में बट जाएगी, तो इसमें जो धारा जाएगी और इसमें जो धारा जाएगी ये बराबर जाएगी, हाफ हाफ बट जाएगी। तो इस सिरे पर विभव जो होगा और इस सिरे पर जो विभव होगा दोनों समान होंगे, तो इसके सिरे पर जो विभवांतर होगा वह शून्य होगा। इसी तरह से इसके सिरे पर जो विभवांतर होगा यह शून्य होगा। तो इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, ये बीच वाला नहीं मान लेते हैं। तो अब ये देखिए 20 20 20 ऊपर का सीरीज में है, 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब ये 60 और 60 जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो जब एक दूसरे के पैरेलल है तो इस तरह से बनेगा और इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 30 ओम। अब अमीटर का पाठ्यांक यानी I निकालना है, तो I बराबर V/R, तो 60/30 2 एम्पियर। तो एम्पियर जो रीड करेगा यह 2 एम्पियर रीड करेगा। 5 का घ। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों में अंतर बताना है। तो चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे पर अति व्याप्त होते हैं, यानी इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो शून्य होती है। कुचालक में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, यह लगभग > 5 eV होता है। अर्धचालक में
यह ऊर्जा अंतराल अपेक्षाकृत कम होता है और ये लेस देन 3 भी होता है। तो इस तरह से इसका फिगर दिखाएंगे तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड अतिव्याप्त होते हैं, ओवरलैप होते हैं। चालन बैंड और संयोजकता बैंड ये कुचालक में या अचालक में ग्रेटर देन 5 EG होता है, यानी दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है वो अधिक होता है। इसी तरह से अर्धचालक में यह एनर्जी गैप जो है 3 EB से कम होता है। 5 का घ यानी इसका अथवा पार्ट है। E बराबर दिया गया है 50 sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी न्यूटन पर कूलाम, और स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी न्यूटन पर कूलाम। तो अगर कंपेयर कर लें तो E नॉट मिलेगा 50 न्यूटन पर कूलाम। बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बेलन की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 मीटर हो गया। तो आयतन क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या मोटाई, तो A इंटू एल, ये मल्टीप्लाई करने पर 5 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब आ गया। अब औसत ऊर्जा घनत्व UAV 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर होता है। इसमें हम इसका मान रखेंगे, मान रखने पर हमें मिल जाएगा 1.10625 10⁻8 जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन इसमें पूछा गया कि पूरी ऊर्जा कितनी होगी, तो अब इसमें ये ऊर्जा घनत्व मिला है, तो ऊर्जा घनत्व से जब बेलन के आयतन जिससे ऊर्जा निकल रही है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेलन में निहित कुल ऊर्जा U औसत ऊर्जा घनत्व गुणे आयतन, तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा 5.5 10⁻12 जूल। 5 का अंग, ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया गया 1.25 और अल्फा कण की दी गई है 7.4 MeV। ये इक्वेशन दिया गया है ट्वाइस ऑफ 1H2 यानी 1H2 + 1H2 एरो 2He4 + Q। तो अब यहां पर E इसमें ड्यूट्रॉन में कितना है 1 है, प्रोटॉन कितना है 1 है, न्यूट्रॉन कितना है 1 है। तो न्यूक्लियनों की संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 1 + 1 दैट इज 2। इसी तरह से अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियनों की संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज 2 2 4 हो गए। तो जो ऊर्जा होगी कुल Q बराबर अल्फा कण की कुल बंधन ऊर्जा माइनस 2 ड्यूट्रॉन की कुल बंधन ऊर्जा। तो अल्फा कण में कुल कितने न्यूक्लियन है 4 न्यूक्लियन है, एक की ऊर्जा है 7.4 MeV, तो 4 से गुणा कर देंगे, माइनस ड्यूट्रॉन में 2 है तो 2 × 1.25 और इसके बाहर 2 दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये आ गया 29.6 MeV माइनस इसका आ गया 5 MeV, तो Q बराबर हो गया 24.6 MeV। 6वें का क, वैद्युत धारिता पूछी गई है और कहा गया है इसमें कि इसके बीच में अगर कोई K परावैद्युत पट्टी रखी गई है आंशिक रूप से भरा हुआ, तो इसके लिए आपको फाइंड करना है संधारित्र यानी धारिता के लिए सूत्र। तो इसमें कुछ पार्ट में एयर है और कुछ पार्ट में जो है ये परावैद्युत है। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट Q/ε0 और K परावैद्युत माध्यम वाले में E बराबर Q/K ε0 A। तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो V बराबर E इंटू डिस्टेंस होता है, तो E नॉट इंटू D-T एयर के लिए और ET इस थिकनेस के लिए। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये Q/ε0 A D-T + T/K आएगा। तो संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q/V, ये मान रखेंगे, मान रखने पर यह आ जाएगा C बराबर ε0 A D-T + T/K। इसके साथ एक न्यूमेरिकल पार्ट है। Q का मान दिया गया है 100 माइक्रोकूलम, K दिया गया है 2। तो गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश क्या होगा, इसके लिए सूत्र होता है जो इंड्यूस चार्ज है या पोलराइज चार्ज है QP = Q टाइम्स 1 - 1/K। तो ये 100 माइक्रोकूलम है, 1 - K, ये वैल्यू हो गई QP बराबर 100 μc × हाफ, तो ये हो गया 50 माइक्रोकूलम। इसका अथवा पार्ट है गॉस का नियम। तो किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 वायु की निर्वात की यानी वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसमें ये फिगर बना देते हैं। फाई E का मान होता है इंटीग्रल E.dA यानी Q/ε0 होता है। इस चित्र के अनुसार
डी फाई ई निकालेंगे तो ये मिल जाएगा ई डी ए, क्योंकि ई और डी ए एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा का मान 0 होगा। संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल होगा। गास के नियम से ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये सरफेस होगा, माने स्फीयर। गास के नियम से संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा यह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस तरह से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई का मान निकल गया। अब यहां पर अगर कोई आवेश क्यू नॉट रखा गया है तो उस आवेश पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू नॉट ई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और यही कूलाम का नियम है। इसी नियम को आपको यहां पर प्रूफ करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। 1 × 10⁻⁹ कूलम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4I + 3J टेस्ला में V बराबर -75 पाई + 100 J मीटर पर सेकेंड से प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। या एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसमें प्रयुक्त नियमों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए एक पार्ट करते हैं इसका। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हम बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त करे तो चालक पर बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको ध्यान से देखें। Q का मान दिया गया है 1 × 10⁻⁹ कूलम, B का मान दिया गया है और V का मान दिया गया है। F और दिशा पूछी गई है। तो कण पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है F बराबर Q V क्रॉस B होता है, यानी V क्रॉस B, और यहां पर वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। तो V क्रॉस B पहले निकाल लेते हैं। तो ये I J K और इसमें V का, तो V का देख रहे हैं -75 I + 100 J K वाला टर्म है नहीं, तो -75 और 100 हो गया यहां पर। इसी तरह से B के लिए 4 और 3 हो गया। अब इसको जो है आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो I टाइम्स ये निकल जाता है 100 और ये बचेगा, फिर J टाइम्स में निकालेंगे तो ये बचेगा, K पर निकालेंगे तो ये बचेगा। अब ये दोनों तो हो जाएंगे 0। यहां वाला पोर्शन देखिए, तो ये हो जाएगा आपका जो है -75 × 3 और -4 × 100, तो इस तरह से हो गया -625 K। ये V क्रॉस B का मान हो गया। हमें बल निकालना है तो F बराबर Q V क्रॉस B, Q का मान है 1 × 10⁻⁹ और ये हो गया -625 K, तो टोटल आ गया -6.25 × 10⁻⁷ K न्यूटन। अब यह K J डायरेक्शन को बताता है और माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो दिशा है यह Z अक्ष के विपरीत दिशा में होगी। बल का जो परिमाण होगा 6.25 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा। इसके अथवा पार्ट में है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम, किसी धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक से r दूरी पर किसी खंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। इसकी दिशा आप निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक फाइंड करना है। तो यहां पर ये फिगर बनाएंगे। अब इस चित्र के अनुसार dl लंबाई के कारण O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये μ0/4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। पूरे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यह इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए निकल करके जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ओवर dl। dl मतलब इसकी पूरी लंबाई हो गई, तो पूरी लंबाई से तात्पर्य हो गया कि इसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई r, और ये रख देंगे तो 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, r से r कट गया, तो μ0I/2 r। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर दिया गया है और इसमें धारा निकालना है। इसके बाद जो है फाइंड करना है कि जो है
वोल्टेज कितना होगा, प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा, और एल और सी के बीच जो है कलांतर कितना होगा। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया 80 वोल्ट, यहाँ पर 80 वोल्ट, ये 200 ओम, तो एल के सिरे पर 80 वोल्ट है, यानी VL बराबर 80 वोल्ट, VC बराबर 80 वोल्ट, आर का मान दिया गया है, यानी VL और VC दोनों बराबर है, तो VL बराबर VC, यानी I इंटू एक्सएल बराबर I इंटू XC, तो XL बराबर XC, और यह कंडीशन होती है, या VL बराबर VC होता है, तो यह परिपथ अनुनाद की स्थिति में है। और जब अनुनाद की स्थिति में है तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वह उसके प्रतिरोध के बराबर होती है, तो Z बराबर R यानी 200 ओम। V बराबर दिया गया 400 साइन 100 पाई टी, यहां पर 10 पाई टी छपा हुआ है, लेकिन ये 100 पाई टी होगा। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इससे V नॉट का मान मिल जाएगा 400 वोल्ट। अब परिपथ में जो धारा है I बराबर V नॉट अपान Z, तो 400 अपान 2 एम्पियर हो गया। प्रतिरोध पर विभवांतर, तो VR बराबर I इंटू आर, I 2 एम्पियर और ये 200, तो 400 वोल्ट हो गया। L और C के बीच विभवांतर, ये कलांतर, तो VL और VC दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। इसका अथवा पाठ है प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं, तो दोनों तरंगों का कलांतर शून्य और समय के साथ नियत होना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए, ये तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए, और प्रकाश स्रोत अति संकीर्ण होने चाहिए, साथ ही साथ है तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है, तो ये फिगर बनाएंगे और पथांतर निकालते हैं। तो पथांतर जब निकालेंगे तो यानी S2P माइनस S1P, ये वैल्यू हम निकालेंगे, तो पथांतर S2P माइनस S1P XD अपान D आ जाएगा। फिर आप दीप्त फ्रिंज के लिए और अदीप्त के लिए निकालेंगे, तो दीप्त फ्रिंज के लिए इसका जो जनरल सूत्र होगा XM D अपान D बराबर M लैम्डा, M का मान 0 1 2 3, 1 जो होगा वह केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के लिए होगा, 1 2 3 इस तरह से ये प्रथम द्वितीय के लिए होगा। तो इस तरह से जब निकाल लेंगे आप, तो बीटा बराबर लैम्डा D अपान D मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम अदीप्त के लिए निकालते हैं तो यह 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होता है, जहां m का मान 1 से शुरू होता है, क्योंकि 0 सिर्फ केंद्रीय फ्रिंज के लिए, और केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त फ्रिंज होती है इंटरफेरेंस में। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसके लिए भी निकालेंगे तो ये सेम हो, यानी ये बताता है कि इंटरफेरेंस के केस में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में पीएनपी ट्रांजिस्टर की व्याख्या कीजिए, इसके लाभों पर प्रकाश डालिए। और इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, उसमें थोड़ा थ्योरी भी है कि प्रकाशिक पथ क्या होता है। एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित है, गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है, गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ये आप सर्किट बनाएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। तो ये देखिए, यह कॉमन इमीटर, तो इमीटर इसका इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन हो गया। इसके सिरे पर जो होगा वो VCC, इसके सिरे पर जो होगा VBB, दोनों के बीच में जो ड्रॉप होगा यह E और B के बीच में होगा तो VEB, ये C और E के बीच में होगा तो VCE। ये कलेक्टर पर जो है ये लग रहा है, इसलिए RC, जो कि RL भी लिखा जाता है लोड रेजिस्टेंस के लिए, और यह इनपुट रेजिस्टेंस है, बेस रेजिस्टेंस यहाँ पर है। निवेशी इनपुट यहाँ पर जो दिया जाता है तो हमें ये बढ़ करके मिलता है, यानी एम्पलीफाई करके मिलता है। तो अब इसमें देखिए, ट्रांजिस्टर को जब प्रवर्धक के रूप में उपयोग में लाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि यह सक्रिय क्षेत्र में प्रचलित करना होता है, यानी ऐसे ट्रांजिस्टर का सिलेक्शन करते हैं जिसका एक्टिव रीजन बड़ा हो। अब इसमें जब मान लेते कुछ नहीं दे रहे हैं तो VI बराबर 0 है, तो इस केस में VBB बराबर IB RB प्लस VBE, अगर हम किरचॉफ का नियम इस परिपथ में लगा दें। इसी तरह से जो इधर वाली सर्किट है ये VCE, तो VCE बराबर यहां पर हो जाएगा VCC माइनस IC इंटू RC, ये इस परिपथ में जो है किरचॉफ का नियम लगाने पर।
तो जब निवेशी विभव या निवेशी सिग्नल को आधार प्रतिरोध में लगा दिया जाता है तो आधार धारा में अल्प परिवर्तन होने से, यहां पर धारा में अल्प परिवर्तन होने से यहां पर धारा में अधिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण पर्याप्त धारा प्रवर्धन हो जाता है। अब इसमें जो डिफरेंट लाभ हैं, तो एसी धारा लाभ जिसे कहते हैं, तो है क्या, एक नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा इसके संगत आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को ट्रांजिस्टर का एसी धारा लाभ कहते हैं और इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे बीटा एसी भी लिखा जाता है। तो बीटा एसी बराबर डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आई बी। इसका मान जो है 15 से 50 होता है, अधिकतम मान 200 तक हो सकता है। वोल्टेज लाभ, तो निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन तथा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ अथवा वोल्टेज प्रवर्धन कहते हैं और इसे ए भी से प्रदर्शित करते हैं। ए भी बराबर बीटा टाइम्स R2 अपान R1। R2 जो है यह लोड रेजिस्टेंस और R1 जो है यह इनपुट रेजिस्टेंस। शक्ति लाभ, वोल्टेज लाभ और धारा लाभ के गुणनफल को शक्ति लाभ कहते हैं और इसे एपी से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। तो इस तरह से एपी बराबर बीटा स्क्वायर इंटू R2 बटा R1। इसका अथवा पार्ट है, प्रकाशिक पथ क्या होता है। किसी माध्यम में किसी दूरी को तय करने पर प्रकाश द्वारा लिए गए समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाशिक पथ कहते हैं। यानी प्रकाशिक पथ बराबर होता है प्रकाश द्वारा तय किया गया पथ इंटू प्रकाश के माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया इसमें यह कह रहा है कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यह आपतित होता है कुछ प्रकाश से परावर्तित और ये अपवर्तित, दो केसेस दिखाए गए। माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जब परावर्तित प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य समान माध्यम में होने के कारण समान होगी, क्योंकि आपतित प्रकाश जो यहाँ पे पड़ रहा है यह जब ये परावर्तित होगा तो उसी माध्यम में जा रहा है, तो जब उसी माध्यम में जाएगा तो उसी चाल से जाएगा और उतनी ही तरंग दैर्ध्य होगी। लेकिन जब यह इस माध्यम में इंटर करेगा, अपवर्तित होगा, तो इसमें जो है इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाएगी। तो परावर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम ही होगी और परावर्तित किरण की जो चाल है यह c बटा म्यू, ये जो है ये अपवर्तित के लिए, परावर्तित नहीं, ये अपवर्तित प्रकाश के लिए जो चाल होगी यह भी बराबर c बटा म्यू। तो 3 इंटू, यानी म्यू का मान यहां पर 1 ही हो जाएगा, परावर्तित के केस में दिया गया है तो म्यू यहां पर 1 ही लेके चलेंगे। माध्यम में अपवर्तित किरण की जो तरंग दैर्ध्य होगी लैम्डा बटा म्यू हो जाती है, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। इसी तरह से माध्यम में जो अपवर्तित किरण की चाल होगी यह अपवर्तनांक से भाग हो जाएगा, तो ये 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी इसमें यह कहा गया है कि आपतित प्रकाश जब परावर्तित होगा तो परावर्तित होने पर उसकी तरंग दैर्ध्य और चाल नहीं बदलेगी, लेकिन अपवर्तित होने पर तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें जो है कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो हम उसे आप तक सुधार के पहुंचाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।